नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। और पिछली बार जो मैंने म्यूचुअल फंड्स बताए थे स्मॉल कैप कैटेगरी में, नॉर्मली हमने बात नहीं करी थी उसके बारे में कि हम एसआईपी के लिए बता रहे हैं, लमसम के लिए बता रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर दोनों चीज़ों के लिए वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे कि लमसम के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट है सारा का सारा एजुकेशनल पर्पज से है। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, डिसीजन लेना आपके हाथ में है, आपके एडवाइज़र के हाथ में है। ठीक है, अब वीडियो के अंदर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और देखते हैं। ये पिछली वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने लिए थे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी थी कि ये वो वाले म्यूचुअल फंड्स थे जो किस किस पैरामीटर पे खरे उतरे थे कि ये कंसिस्टेंट है और रीसेंट में भी काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी चलते हुए म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज निप्पॉन थोड़ा सा पीछे था, लेकिन लास्ट के 2 महीनों में लास्ट के 2 क्वार्टर्स में उतना पीछे भी नहीं रहा और लॉन्ग रन में तो रिटर्न्स सबके अच्छे जनरेट हुए थे। एक फंड था जो हमने निकाला था यहाँ से, जो बहुत सारे लोगों के पास था और वो लोग उसका रिव्यू चाहते थे, तो हमने उसको इस कंपैरिजन से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसका अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा था। और अगर आप जानना चाहते हैं उस फंड के बारे में तो आप जाके वो हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो आप जाके आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको किस म्यूचुअल फंड्स में जो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग है और बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला रखा है, तो उसके बारे में एक रिव्यू मिल जाएगा। वो आपकी डिसीजन मेकिंग जर्नी को आसान बनाएगा ताकि आप अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकें। और इनके रेशोज़ काफ़ी सही थे, सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं थी, इनके रेशोज़ काफ़ी बहुत बढ़िया थे। और बाकी रेशोज़ के अलावा अगर मैं बात करूं, जो सेक्टर्स थे, ठीक है, इनकी रिस्क प्रोफाइलिंग थी, सब अच्छा था। हमने इन म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर किया था शुरू में और फिर हमने निकाला था, इनमें से 3 म्यूचुअल फंड्स निकाले थे और अगले 3 हमने ये निकाले हैं इस वीडियो के लिए। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप मिड कैप, इतना रिव्यू कर दिया, आदत हो गई है। बड़ौदा का स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। ठीक है, उससे पहले एक चीज़, द पावर ऑफ स्टेइंग पुट, मतलब कहने का मतलब क्या है, अ डिकेड विद वन ट्रस्टेड एडवाइजर हैज़ टर्न कंजर्वेटिव इन्वेस्टर विशाल शर्मा स्कैटर्ड फाइनेंस इनटू अ डिसिप्लिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आई मीन देखो, जब आप एक लंबी जर्नी में किसी एडवाइज़र के साथ हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। और यहाँ पे इनकी पूरी जर्नी के बारे में चीज़ें हैं, इन्होंने कैसे कैसे करी, क्या इंश्योरेंस वगैरह, एसेट एलोकेशन कैसे चेंज हुआ, गोल प्लानिंग क्या थी, रिटर्न्स क्या थे, और सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला उस चीज़ के बारे में। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे अगर मार्केट ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको एनएवी कम पे मिल रही है, तो स्टार्ट करने के लिए काफ़ी बेहतरीन टाइम हो सकता है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी भी एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ इसी तरह की, तो आपको स्क्रीन पे नंबर है। और बाकी जो भी पीछे मैंने बोला, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको रिपीट करके एक बार जगह जगह रोक के देख लीजिए। ओके, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है। ओके, अब वीडियो के अंदर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप, बड़ौदा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, अब इन दोनों को 2 साल भी नहीं हुए, तो ये पहला रेड फ्लैग मेरे हिसाब से होता है। अब वो क्यों होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये 2 चीज़ें हैं। अब ना, जब भी मैं बाकी जगह वीडियो देखता हूँ ना, कभी हम रिसर्च पर्पस की वजह से वीडियो देखते हैं कि और लोग कैसे बता रहे हैं, तो एक बहुत ही मतलब निराशा वाली चीज़ पता है क्या मिलती है कि देखो, अब बहुत सारे लोग मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के पीछे पागल हो गए कि हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है, क्या करना है इसका। ठीक है, तो अब इसको रिव्यू करने वाला बंदा क्या कर रहा है, वो आपको नंबर्स बताया जा रहा है कि इसका रेशो ये है, इसका ये है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी एज के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता कि ये अभी नया म्यूचुअल फंड है और नए म्यूचुअल फंड के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे आपको मैं वो चीज़ बता देता हूँ कि ये दोनों के दोनों नए म्यूचुअल फंड हैं और इनके पास 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का डेटा ही नहीं है और 2 ईयर्स का भी नहीं है। तो कंपैरिजन यहाँ पे करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। ठीक है, स्टिल क्या हम इन्हें पूरी तरह इग्नोर मार दें, देखते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले इधर ये 5 ईयर वाली फ्रेम पे 30% से ज़्यादा रिटर्न है, 1 ईयर वाले फ्रेम पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, 3 मंथ्स में उतनी तगड़ी रिकवरी नहीं है, लेकिन 6 मंथ में जो है वो ठीक ठाक है। अभी यहाँ पे ना, इनको रिटर्न के बेस पे शॉर्ट टर्म में कंपेयर करना बेवकूफ़ी है।
तो रिकवरी के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने रिकवरी की बात करी है, लेकिन वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप की नहीं है, वो एक जनरल 10 टॉप म्यूचुअल फंड्स की है। टॉप मतलब जिन्होंने 5 ईयर्स के टाइम होराइजन पे सबसे ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, तो सिर्फ उनकी वीडियो है, क्योंकि फेमस म्यूचुअल फंड उसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम स्मॉल कैप या किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की रिकवरी वीडियोस बनाएं, तो वो प्लीज़ हमें बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप देखो, अब यहाँ पे एक और चीज़, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, क्या कंपेयर करूँ, आपके सामने है डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, लोअर साइड पे है, हम ये देख सकते हैं। शार्प पे उतना शार्प नहीं है, मतलब शार्प पे उतना अट्रैक्टिव नहीं है, ना सोटिनो उतना अट्रैक्टिव है, लेकिन बीटा और अल्फ़ा ज़बरदस्त, इनका जो ये कॉम्बिनेशन है कि बीटा काफ़ी लो है, अल्फ़ा 5 के पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन 16, तो एक काफ़ी स्टेबल म्यूचुअल फंड दिखाई पड़ता है ये, ठीक है। लेकिन इधर मैं क्या कंपेयर करूँ, और जब हमारे पास रेशोज़ नहीं है तो अब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, ठीक है। देखो, मैं नहीं कहता कि यहाँ पे आपको 100% पता है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाता है। एक रोड दिख रही है सामने जब आप ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपको रोड भी नहीं दिख रही और ये आपको एक रोड दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप ने एक चीज़ करी, मैंने 1-1.5 साल पहले बोला था या 2 साल पहले बोला था कि केमिकल वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं, केमिकल वाले जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, उन पे बहुत सारे बड़े बड़े एडवाइजर्स बुलिश हैं, और कोई म्यूचुअल फंड अगर हमें ये वाली चीज़ देना तो उस म्यूचुअल फंड को अपनी वॉच लिस्ट में रख लेना। ये चीज़ आप मेरी पुरानी 1-2 साल वाली वीडियो उठा के देखोगे, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे तब हमें मिला था ये, जब इसके अंदर था 7% का एक्सपोजर, आज 7 से 13 हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, और सबसे जो टॉप का म्यूचुअल फंड है इसके अंदर वो ही सुदर्शन केमिकल है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि ये म्यूचुअल फंड लमसम के लिए नहीं है। इधर आप लमसम कर सकते हैं 5000, इधर आप 1000 कर सकते हैं। अब नीचे जाऊंगा तो टाटा को अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट 1 ईयर में, मेन चीज़ है ना, मैंने बोला ना, अब यहाँ पे तो पता लगे कि रिकवरी हुई है या नहीं। रिकवरी के नाम पे बिल्कुल कैटेगरी एवरेज के ऊपर नीचे, और यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर आप अगर वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखोगे ना, तो आपको येलो डॉट और ब्लू डॉट अलग अलग दिखेगी ही नहीं, आपको बिल्कुल एक सेम दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स देखो कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस चार्ट पे दिखता भी नहीं है। यानी कि जितना कैटेगरी एवरेज नीचे गिरा है, ये उतना नीचे गिरा है। इसको ना मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ना मैं बुरा बोल सकता हूँ, लेकिन जब मार्केट रिकवर करेगा, कैटेगरी एवरेज बढ़ेगा, तो क्या ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाएगा? अभी देखो, अभी ना इस बेस पे नॉर्मली मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इस बेस पे कुछ भी डिसीजन लेना बहुत जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आगे चलूँ तो 6 मंथ वाले टाइम फ्रेम में देखें तो ये फिर वहाँ पे चिपक के चल रहा है। इधर हल्का सा आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ अगर आप हल्की सी नज़र मारेंगे ना, तो ये फंड नीली लाइन बिल्कुल हल्की सी ऊपर दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये 0.04 कैटेगरी एवरेज से आगे है, तो यानी कि फिर से 6 मंथ वाले मार्क पे भी बिल्कुल चिपक के चल रहा है। अब थोड़ा सा और जाएं, अगर अलग अलग टाइम होराइज़न पे देखूं तो 1 मंथ वाले टाइम होराइज़न पे मैं यहाँ पे रेड मार्क ले लेता हूँ, जहाँ पे इसने रेड किया, और जहाँ पे इसने अच्छा किया वहाँ ग्रीन ले लेता हूँ। अब सबसे पहले तो इसने 5 ईयर्स वाले मार्क पे कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न दिए, 4 ईयर वाले पे भी दिए, सेम इसने इधर किया, सेम इसने 2 ईयर वाले पे किया, और उसके बाद यहाँ पे 3 मंथ वाले पे लास्ट क्वार्टर में। उसके अलावा जब मार्केट गिरा कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा गिरा, अब ये जब रिकवरी फेज़ आया तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर ही था, लेकिन बिल्कुल मार्जिनली नीचे था, और यहाँ पे भी 1 ईयर वाले टाइम होराइजन पे भी थोड़ा सा नीचे था। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो पेपर पे आपको नहीं दिखेगी, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से, क्योंकि देखो अब जो वीडियो के अंदर 10-12 मिनट आ गया ना अंदर, वो सच में कुछ सीखने आया है। यहाँ पे ना हम बात कर रहे थे ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन की और बीटा की। बीटा का मतलब क्या है कि अगर कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क एक एग्रेसिव है तो ये उससे 0.79 पे खड़ा है, यानी कि 21% लेस वॉलेटाइल, लेस एग्रेसिव। स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है और बाकियों का 17, 16 पॉइंट समथिंग, 5% बेटर है। तो ये दोनों नंबर जब पॉजिटिव हैं तो मुझे यहाँ पे ये रेशोज़ में ना पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए थे, बट नहीं मिले। कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये चीज़ साबित हो गई
कि इनका जो ऑन पेपर स्टैंडर्ड डेविएशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। अब आप कहोगे ये कौन सी चीज़ आपने नहीं घुसा दी। देखो रेशोज़ का ना एक स्टैंडर्ड होता है। कैसे? अब किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 है और किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, यानी कि दो म्यूचुअल फंड दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल आइडेंटिकल, लेकिन इसको मैं बोलूँगा लेवल 1, इसको बोलूँगा लेवल 3, क्योंकि ये इसी स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन ये उस हिसाब से काम नहीं कर रहा। तो ये बेशक ऑन पेपर 10 दिख रहा हो लेकिन ये 12 होगा। और इसके बारे में कभी अगर मैं डिटेल में बात करने लगा तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आप में से आधे लोग भी वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाता, ठीक है। और नीचे चल के देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बहुत कंट्रोल में है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। केमिकल सेकंड बिगेस्ट सेक्टर बन चुका है इसका अब, और 12% बहुत टाइम से है। हेल्थ केयर टॉप 4 में है, 10% से नीचे आ चुका है, लेकिन ठीक है। फाइनेंशियल में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि 13% से लेकर 8% तक की जर्नी तय हो गई है। अब मुझे अच्छा क्यों लगा, आप कहोगे इसमें क्या फ़ायदा है। देखो एक चीज़ है, अगर मैं लार्ज कैप में पैसा डाल रहा हूँ, जो कि मैं डालूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मिड कैप में डालूंगा, मल्टी कैप ले लूँगा एक, अब इसमें मुझे फाइनेंशियल जो सेक्टर है ना वो मिलेगा भर भर के भाई। और भर भर के का मतलब है कि मेरा पोर्टफोलियो 35% तो फाइनेंशियल सेक्टर में भर जाएगा। और कल को इस सेक्टर में स्लो डाउन आया, बेशक 1 साल का आया, तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हिट ले लेगा। इसलिए अगर मैं ऐसा म्यूचुअल फंड लूँ स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में जिसमें फाइनेंशियल का एक्सपोजर उतना ज़्यादा ना हो, तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो ऐसा भरेगा नहीं। अब नीचे जाएं तो हमें पता है इनका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक स्मार्ट वर्क्स जो ये कोवर्किंग स्पेसिस है इसको ऐड किया है जो बहुत कम अमाउंट के साथ है, और निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट को सेल किया है। होपफुली आप समझ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।